हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज हम लोग उस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में इस देश का हर नागरिक ये उम्मीद करता है कि प्रैक्टिकली हमें दोबारा कभी ये देखने को ना मिले, और वो है आर्टिकल नंबर 352 के अंडर आने वाली हमारी नेशनल इमरजेंसी। ये चैप्टर सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के बारे में ही नहीं है, ये चैप्टर है इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच के स्ट्रगल का, या फिर इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बीच के स्ट्रगल का, या फिर 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के बीच के स्ट्रगल का, या ये नेशनल इमरजेंसी उस टाइम के दो बहुत फेमस पॉलिटिकल स्लोगन्स के बीच का भी स्ट्रगल है, जहां पर एक जगह कहा जा रहा था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, और दूसरी जगह कहा जा रहा था इंदिरा हटाओ देश बचाओ। समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो ये जो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में लगाई जाती है, उसे 3 ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है। पहला है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल अग्रेशन, और तीसरा है आपका आर्म्ड रिबेलियन। अब ये वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन में क्या फर्क है? अगर किसी सामने वाले देश ने हम पर अटैक किया है लेकिन हमने अब तक अटैक नहीं किया है, तो ये एक्सटर्नल अग्रेशन कहलाता है। लेकिन सामने वाले के साथ साथ अगर हम भी अटैक करने लगते हैं, ये वॉर कहलाता है। और तीसरा, अगर हमारे देश में कभी दंगे या राइट्स इतने बढ़ गए कि वो बेसिकली आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, जैसे रिसेंटली आपको मणिपुर में भी देखने को मिला था, तो इस तरीके की सिचुएशन, सिविल वॉर की सिचुएशन को हम लोग आर्म्ड रिबेलियन के नाम से जानते हैं। वैसे ये आर्म्ड रिबेलियन ग्राउंड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर देखने को मिला था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने इसे आर्म्ड रिबेलियन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण, जो हमारे लोक नायक कहलाए जाते थे, और जनता पार्टी के कांग्रेस के खिलाफ हो रहे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को इंटरनल डिस्टरबेंस का नाम दे दिया। और सिर्फ इस डर से कि कहीं उनकी कुर्सी ना खाली हो जाए, कि कहीं वो लोकसभा इलेक्शन ना हार जाएं, सिर्फ इस डर से इंदिरा गांधी ने इस फंडामेंटल राइट्स को यूज किए जाने वाले प्रोटेस्ट को इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी लगा दी, जिसे हम लोग ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी ये इमरजेंसी लगाई जाती है तो ये बेसिकली प्रोक्लेम कैसे की जाती है। ओरिजिनली तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, और बिना किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर के अप्रूवल पे इमरजेंसी तुरंत के तुरंत लग जाती है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में मोरारजी देसाई ने इसे चेंज किया, और मोरारजी देसाई ने यह कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस बात की एडवाइस देते हैं कि आप इमरजेंसी लगवा दीजिए, तो इसके लिए कैबिनेट का जो अप्रूवल है वो जरूरी होता है। देखिए, जब 1975 में इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को इंटरनल डिस्टरबेंस का नाम देकर इमरजेंसी लगाई, और 1975 में इमरजेंसी के सारे कानूनों में बदलाव इस तरीके से किए कि वो इंदिरा गांधी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, और जब 1977 में ये इमरजेंसी हटी और कांग्रेस बुरी तरीके से हारी और जनता पार्टी जीती और मोरारजी देसाई इस देश के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने, तो 1975 के 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चेंज करने के लिए मोरारजी देसाई ने 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आए, जहां पर आपको 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 इंडिया की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता दिखता है, वहीं पर मोरारजी देसाई के सरकार के 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में जाते दिखते हैं। इसीलिए जो भी कानून आपको ऐसे लगेंगे कि यार ये तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 का इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लाया गया था। और जो भी कानून आपको ऐसे लगे, जो आपको लगता है कि डेमोक्रेसी के फेवर में जा रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में लिखे हुए हैं। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए।
चलिए, तो यहां पर जब इसे चेंज किया गया तो एक और यहां पर बदलाव किया गया। 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने यह कहा था कि अगर वो एक बार इमरजेंसी लगा देती हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन मोरारजी देसाई ने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में यह कहा कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इमरजेंसी लगाते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस इमरजेंसी को कैंसिल कर सकती है। अब बात करते हैं हम लोग कि एक बार अगर इमरजेंसी लग जाती है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल यहां पर क्या कहता है और कितने वक्त के लिए लगती है। देखिए, इमरजेंसी जब भी लगती है, मान लीजिए कि आज की डेट में मान लीजिए 1 जनवरी को इमरजेंसी लगी, तो जिस दिन इमरजेंसी आपकी लगी है उसके 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 फरवरी फॉर एग्जांपल, 1 फरवरी तक लोकसभा को और राज्यसभा को सिंपल मेजॉरिटी से इस इमरजेंसी के बिल को अप्रूव करना पड़ता है। और जब एक बार ये बिल अप्रूव हो जाता है तो नेशनल इमरजेंसी 6 महीने तक लग जाती है। और दोबारा अगर 6 महीने के बाद उस इमरजेंसी को बढ़ाना हो तो फिर से यहां पर बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी से लगाया जाता है। अब मैं यहां पर बार बार सिंपल मेजॉरिटी का नाम ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने सिंपल मेजॉरिटी से लगवाया था, लेकिन बाद में मोरारजी देसाई ने इसे स्पेशल मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो आज की तारीख में 2024 में हम लोग ये कहते हैं कि नेशनल इमरजेंसी जब पार्लियामेंट के द्वारा लगाई जाएगी तो वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा लगाई जाएगी। और 6 महीने के ड्यूरेशन में 6 मंथ्स एट ए टाइम आप इंडेफिनिट बार आप अपनी इमरजेंसी जो है लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसी 1 महीने में बीच में लोकसभा अगर कभी डिसॉल्व हो जाती है तो क्या करेंगे? सिंपल सा सॉल्यूशन है, लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो हम लोग राज्यसभा के पास ये इमरजेंसी का बिल भेज देंगे। राज्यसभा ने अगर ये रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, यानी कि बेसिकली नेशनल इमरजेंसी लगेगी ही नहीं। लेकिन राज्यसभा ने अगर इसको स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव कर दिया तो अब हम नए लोकसभा इलेक्शन का वेट करेंगे। और जैसे ही नए लोकसभा इलेक्शन हो जाएंगे और पहली सिटिंग होगी लोकसभा की, उसके बाद पहली सिटिंग के बाद 30 दिन यानी 1 महीना लोकसभा को दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जब सर आप डिसॉल्व थे तो राज्यसभा उस बिल को पास कर चुकी है इमरजेंसी वाले को, अब आप जल्दी से बिल पास करिए या रिजेक्ट करिए और फाइनल डिसीजन लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। अब यहां पर आप एक और चीज देखिए कि आपको एक एक करके ही इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने फेब में इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया है तो अगस्त तक इमरजेंसी रहेगी, 6 महीने तक। उसके बाद फिर से आपको वो बिल फिर से पास करना पड़ेगा और फिर वो 6 महीने के लिए बढ़ेगी, फिर वो 6 महीने के लिए बढ़ेगी, 6 महीने करके वो इंडेफिनिट टाइम तक बढ़ सकती है। यहां पे नोटेबल पॉइंट ये है कि 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में इंदिरा गांधी ने कहा था कि इमरजेंसी बड़ी आसानी से लगनी चाहिए, इसीलिए सिंपल मेजॉरिटी रख दिया। लेकिन मोरारजी देसाई ने 1978 में क्या बोला कि नहीं, इमरजेंसी बिल्कुल भी आसानी से नहीं लगनी चाहिए क्योंकि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू लगनी चाहिए। वहीं अगर हम लोग बात करें कि रेवोकेशन किस तरीके से होगा, अगर आपको इमरजेंसी खत्म करनी है तो इमरजेंसी आप खत्म किस तरीके से करेंगे? यहां पर भी इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में हमें डेमोक्रेसी के फेवर और अगेंस्ट में जाने का फर्क दिखाई देता है। जहां पर इंदिरा गांधी ने यह कहा था 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 से कि इमरजेंसी हटाना बहुत मुश्किल होना चाहिए, इसीलिए वो स्पेशल मेजॉरिटी से इमरजेंसी हटवाती थी। लेकिन मोरारजी देसाई ने यहां पर 1978 में यह कहा कि इमरजेंसी अगर एक बार लग चुकी है तो इसे आसानी से हटाया जाना चाहिए, इसीलिए मोरारजी देसाई ने कहा कि सिंपल मेजॉरिटी से ही हटनी चाहिए यहां पर इमरजेंसी। वहीं अगर हम लोग बात करें कि एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, सेंटर स्टेट रिलेशन पे इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो लेजिस्लेटिव पावर या एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट की, यानी स्टेट गवर्नमेंट की कानून को बनाने और लागू करने की जो पावर है वो इमरजेंसी के टाइम पे सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। वहीं अगर हम लोग लोकसभा और स्टेट असेंबली के टेन्योर या ड्यूरेशन की बात करें तो जहां नॉर्मल टाइम्स में लोकसभा या विधानसभा का टेन्योर सिर्फ 5 साल का होता है, इमरजेंसी के दौरान उसे 1-1 साल करके आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है फंडामेंटल राइट्स पर। आर्टिकल नंबर 352 के तहत जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 358 और 359 का इस्तेमाल करके हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 तक दिए गए हैं उन्हें भी सस्पेंड किया जा सकता है। अगर आर्टिकल नंबर 358 का इस्तेमाल किया जाता है तो सिर्फ आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है, और अगर आपके आर्टिकल 359 का इस्तेमाल किया जाता है तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ आर्टिकल नंबर 20 जो राइट
अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, और आर्टिकल नंबर 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसे सस्पेंड नहीं किया जाता। तो आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये इमरजेंसी का डिसीजन लेना इंदिरा गांधी का सही था या गलत, और मोरारजी देसाई ने जो अमेंडमेंट किए वो डेमोक्रेसी के कितने फेवर में जाते हैं। और इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को अगर आप आसान भाषा में और डिटेल में समझना चाहते हैं, सो फॉर दैट please stay tuned with IAS Origin. Like, share and subscribe this channel. I will see you in the next video. Thank you very much.